नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। समय बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है और रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है। आज हम बैठे हैं हरियाणा के जींद जिले में और हमारे साथ मौजूद हैं सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट प्रवीण कुमार जी, जो मेंटल हेल्थ में पीएचडी भी कर रहे हैं, स्कॉलर हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर पर्सनल चॉइसेस का, पार्टनर की चॉइसेस का। हमारा नाम खेलों में बहुत ज़्यादा है, खेती बाड़ी में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब बात पर्सनल चॉइसेस की आती है, पार्टनर चूज करने की आती है, क्यों तलवारें खिंच जाती हैं, क्यों तनाव हो जाता है? आपकी क्या राय है इंटरकास्ट मैरिज को लेकर, लव मैरिज को लेकर, सेम कास्ट मैरिज को लेकर? ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर और इस पर आप काम भी कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी इस पर आप स्कॉलर भी हैं। थैंक यू। इस विषय पर अगर हम बात करें तो आप ये सोचिए कि शुरुआत में जैसे एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के पश्चात वो एक कोरी स्लेट जैसे होता है। टेबुला रासा एक वर्ड आता है कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न एज टेबुला रासा। टेबुला रासा मीन्स कोरी स्लेट। अब कोरी स्लेट के तौर पर जो बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे परिवार फिर समाज उस बच्चे की कंडीशनिंग चालू करता है। सबसे पहले उसका नामकरण का संस्कार करके, कि कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया प्रवीण कुमार। उसको आइडेंटिटी दी जाती है धीरे धीरे कि वो प्रवीण 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 के नाम से जब वो बार बार बोला जाएगा तो वो बच्चा अपने बारे में जागरूक हो जाएगा कि मेरे बारे में बात चल रही है। फिर दूसरी आइडेंटिटी उसको जब थोड़ी समझ होती है तो उसको दिया जाता है कि हुड्डा। तो जब बार बार हुड्डा हुड्डा हुड्डा, तो इस हुड्डा जो कंस्ट्रक्ट है, जो समाज ने गढ़ा है, जो कंस्ट्रक्ट, इस कंस्ट्रक्ट के साथ वो बच्चा जागरूक होता है कि नहीं, ये एक कास्ट का कंस्ट्रक्ट है और हुड्डा का लेबल के अनुरूप व्यवहार इस प्रकार से होगा, ये डूज होंगे, ये डोंट्स होंगे। तो ये दूसरी कंडीशनिंग हो गया। तीसरा कंडीशनिंग, वो हिंदू बार बार हिंदू बोलकर कि ये इस प्रकार से वे ऑफ लाइफ होगी, ये डूज होंगे, ये डोंट्स होंगे, ये सबके लिए लागू है। ये करना, ये नहीं ये करना, ये नहीं करना है, ये कंडीशनिंग है। ये जो आप आइडेंटिटी कास्ट की समझें या रिलीजन की समझें, ये मैं इसको मनोविज्ञान के नजरिए से अगर बोलूं तो ये एक कंडीशनिंग हुई। इसमें जब हम बोलते हैं कि पर्सनल चॉइस, अब 18 साल का बच्चा जब कोई बोलता है कि मेरी पर्सनल चॉइस है, तो उसकी पर्सनल चॉइस के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग है। वो कंडीशनिंग रिलीजन की है, वो कंडीशनिंग कास्ट की है, वो कंडीशनिंग जो है उसकी ट्राइब की है। तो अगर किसी बच्चे ने कोई मिस्टेक किया, एक समाज के हिसाब, मिस्टेक मीन्स बाय कोर्ट, मिस्टेक पर से नहीं है, वो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन समाज के पर्सपेक्टिव से, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से, हरियाणा के समाज के पर्सपेक्टिव से अगर वो मिस्टेक की कैटेगरी में आती है, तो उस मिस्टेक के लिए 100% ओनस उस व्यक्ति विशेष या बच्चे विशेष पर डालना गलत होगा। उसका कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन जो है समाज को, पेरेंटिंग को, उनको भी कहीं ना कहीं दोष लेना पड़ेगा। नहीं, मानते क्या हैं? आपकी इस बारे में राय क्या है? जो इंटरकास्ट है, चाहे लव मैरिज है, कास्ट इन सेम मैरिज इन सेम कास्ट है, उस पर आपकी क्या राय रखते हैं? क्योंकि खापों का तो एक निर्णय ये स्पष्ट है, इन मुद्दों को लेकर वो लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। और जब इस तरह की बातें आती हैं, हरियाणा में इंसिडेंट भी हुए हैं, ओनर किलिंग्स भी हुई है बहुत सारी, अभी रिसेंटली भी हुई है रोहतक के कहानी गांव में। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, इन मैरिजेज को? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है और इसमें मेरा मानना बिल्कुल क्लियर है कि मिस्टेक और अपराध दोनों सेम नहीं है। किसी बच्चे ने इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज या सेम गोत्र मैरिज या कोई भी जो कार्य किया, वो मिस्टेक है। तो आप उस मिस्टेक को पलटवार में रिएक्शन के तौर पर अपराध नहीं कर सकते, या उस अपराध को किसी भी तरीके से, ऑनर किलिंग जो अपराध, वो मिस्टेक नहीं है, वो एक ऑफेंस है। किसी का ऑनर किलिंग करना वो किसी भी एंगल से, एथिकल, मॉरल, लीगल, किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष ने, बच्चे ने मिस्टेक कर दिया, तो वो मिस्टेक का करेक्टिव एक्शन है, 10 करेक्टिव एक्शन है। अगर 10 करेक्टिव एक्शन में से वो चूज करने की बजाय आप, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है उसके, जैसे अभी रिसेंट में जो केस न्यूज में चल रहा है,
जहाँ पर किसी भाई ने अपनी बहन को मार दिया। रोहतक के कहानी गांव का मामला है। कहानी गांव का जो मामला है वो बिल्कुल वो कार्य ठीक नहीं है। वो देखिए, बिल्कुल क्राइम के पक्ष में क्राइम तो है। आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, और किसी को होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये भी तो जो बातें निकल के आई हैं कि भाई गांव की गांव में शादी कर ली, और बाद में फिर वो टीका टिप्पणी जिस प्रकार से कमेंट करते हैं, वो उसको कैसे, वो भी तो एक गलत चीज है हाँ, ना, तो उसका जो समाज के हिसाब से। उसकी जो जिम्मेदारी, मैं जैसे रिपीट कर रहा हूँ बात को, पहले भी मैं दोहराया हूँ सेम बात को, कि इसका जो ओनस है उसका कहीं ना कहीं जो पेरेंटिंग और जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन प्रोसेस है जो अडल्ट के दौरान, इस प्रोसेस को मिस्टेक दिया जाए, ना कि अकेला 100% उस बच्चे की जिसने ये करते किया उसको मिस्टेक किया जाए। आप पे डिमांड कर रही है कि सेम गांव, गुहांड, गोत्र, सेम गोत्र में मैरिज नहीं होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक ताना बाना है, ये एक ताना बाना है। इस ताने बाने की सबको इज्जत करनी पड़ेगी और इज्जत करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ये। लेकिन एट द सेम टाइम कोई सिर्फ रूल बनाना, कानून बनाना, उससे कार्य नहीं चलेगा। उसके साथ साथ आपको वो टूल मैकेनिज्म भी देखने पड़ेंगे कि वो मैकेनिज्म समाज में उपलब्ध रहें, जिससे कि बच्चों का जो ध्यान है वो खेल कूद, पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन मुद्दों की तरफ रहे, ना कि अब जो है, अब सोशल मीडिया है, घर घर में मोबाइल की जो पहुंच होगी यार, बच्चे तक पहुंच होगी है, यहाँ पर रोक लगाने की जरूरत है कि जब कोई बच्चा अगर 2 घंटे की बजाय डेली प्रतिदिन 8 घंटे उस पर देख रहा है सोशल मीडिया में, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं ना कहीं गलत रास्ता ही जाएगा। तो जिसको अगर यहाँ पर ब्रेक लगाना चाहिए था, जब समाज को, यहाँ समाज में ब्रेक लगा नहीं पाया, अब वो उसका दुष्परिणाम जब आखिरी पायदान पर कहीं देखने को सामने आया, तो फिर उस समय पर जाने का, रोक लगाने का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं होगा। वो सवाल अभी क्लियर नहीं हुआ प्रवीण जी, कि आप क्लियर कट क्या राय है इंटरकास्ट मैरिज पे, लव मैरिज पे, जब पार्टनर चूज करने की बात आती है, और सेम कास्ट मैरिज पे, आप क्या इस पे एक राय है, और क्या फाइंडिंग्स आपकी हैं, क्या आप इसमें मानते हैं, क्योंकि आप इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ भी आप देख रहे हैं, क्यों ऐसी नौबत आती है, और ये कब से हो रहा है, और ये क्या होता रहेगा? देखिए, ये अगर आप कब से हो रहा है और होता रहेगा, तो इस बारे में आप लेख देख लीजिए हिस्ट्री में। ये ऐसी ऐसी गलतियां हर जगह, हर समाज में हमेशा होती रही है, हमेशा होती भी रहेंगी। तो ये लेकिन गलती की श्रेणी में आता है। गलती की श्रेणी में आता है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब अपराध जो है वो उसकी रिएक्शन में अगर किसी ने मर्डर कर दिया, वो अपराध है। तो ये इसको ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? जो नहीं, मैं गलत मानता हूँ, बिल्कुल गलत मानता हूँ। क्यों गलत मानता हूँ? क्योंकि समाज का एक घेरा है, एक कंटेक्स्ट है, उस कंटेक्स्ट के अंदर ही तो हमको रहना है। आप नहीं मानते कि लव मैरिज अगर करते हैं तो उसमें पार्टनर को समझने का ज्यादा मौका मिलता है आपको, बजाय अरेंज मैरिज के? नहीं, इसमें आप स्टैटिस्टिक्स और डाटा देखेंगे तो कोई इस धारणा को डाटा सपोर्ट नहीं करता है कि भाई लव मैरिज ज्यादा चलती है या अरेंज मैरिज कम चलती है। ये डिपेंड करता है हर पेयर का डिसीजन मेकिंग स्टाइल को लेकर, जीवन में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को लेकर। तो अगर डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किसी भी मैरिज में अच्छी रहेंगी तो वो मैरिज निभेगी, और जिसमें ये नहीं होंगी तो उसमें वो मैरिज नहीं निभेगी, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। दो सिर्फ कैटेगरी लव मैरिज करने से लंबी चलेगी, इस बात से मैं वाकिफ नहीं करता। तो आपको क्या लगता है ये जो चीजें हो रही है, इनका विरोध हो रहा है, उनका क्या रीजन ये है कि जो जाति हमारे समाज में, या एक जातिवाद की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हो चुकी है? एक बड़ा एक ये रीजन है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, अलाउ नहीं करते, मानते नहीं हैं। लव मैरिज पर भी जो है बहुत पसंद नहीं करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज को भी नहीं करते, और सेम कास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं, सेम गोत्र में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। गाँव के अंदर जो हमारा कल्चर हरियाणा का रहा है, तो क्या ये एक बड़ा एक रीजन है कि जो जातिवाद की जो जड़ें हैं वो भी एक इसमें का कारण है? बिल्कुल, ये भी आपने बिल्कुल सही चीज हाईलाइट करी है। जातिवाद भी जो है वो एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन का अहम हिस्सा है, जिसमें मैं आपको पहले बता रहा था कि पहले पर्सनल आइडेंटिटी, फिर कास्ट आइडेंटिटी, देन आपकी रिलीजन आइडेंटिटी। ये जो आइडेंटिटी प्रोसेस है, या जिसको हम संस्कार का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ठीक करने की आवश्यकता है, तभी सारी चीजों का समाधान निकल जाएगा। अगर इस प्रोसेस को ठीक कर लेगा समाज, आकलन कर लेगा। आज के दिन एक जो है बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है दरखाइम। दरखाइम ने एक कंस्ट्रक्ट दिया था जिसको उसने बोला अनोमी।
अनोमी जो कॉन्सेप्ट है वो समाज में नॉर्मलेसनेस को कहा गया है। जब भी कोई समाज नॉर्मलेस हो जाएगा तब उसमें उस समाज का यूथ हमेशा यहाँ तहाँ जहां वहां भटकता नजर आएगा। तो आप कहाँ देखते हैं 10 साल बाद हमारा यूथ कहाँ होगा? जिस प्रकार से सोशल मीडिया और जो अहंकार, मन इत्यादि इत्यादि जो शक्तियां हैं, इनका भटकाव को अगर जिस गति से चल रहा है उस गति से मुझे लग रहा है कि अगर हम इसी दिशा में चलते रहे और हमने अपना जो संस्कार पद्धति है, जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन पद्धति है, अगर उसको ठीक नहीं किया तो अनोमी की स्थिति ज्यादा आएगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको ज्यादा आएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन और जो इस प्रकार के मनमाफिक, मनाचारी कंडक्ट, व्यभिचार ये समाज में बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसमें कितना बदलाव देखते हैं 10 साल बाद आप इंटरकास्ट मैरिज में, लव मैरिज में और इस तरह के जो पार्टनर चूज करने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, इसमें कितना बदलाव देखते हैं आप आने वाले समय में? हाँ, इसका मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है, जोनाथन हेड, एक मैं दूसरा फिलोसोफर की भी चर्चा करना चाहूंगा यहाँ पर। जोनाथन हेड ने एक पुस्तक लिखी है अभी, एंग्शियस जनरेशन। एंग्शियस जनरेशन में उन्होंने डाटा के साथ ये बात एक्सपेरिमेंट के तौर पर दर्शाई है कि किस प्रकार से एक अडल्ट माइंड को, जिसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ है, जिसको डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत अच्छे से आई नहीं है, जिसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छे से उसको आती नहीं है, जब तक इन चीजों के प्रति वो सजग नहीं है तब तक वो मिस्टेक करने के लिए ज्यादा प्रोन है। तो समाज को कैसे प्रभावित करेंगे? इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे, चीजें कितना प्रभावित करेंगे, या ये बदलाव समय के साथ तय है, क्योंकि जो बदलाव प्रकृति का नियम है? नहीं, इसको मैं ये देखूंगा, समाज चाहे तो रिकैलिब्रेट कर सकता है और इसका पहला शुरुआत बच्चों के लिए यही है। सोशल मीडिया की जो यूज है उसको अगर समाज देखे, आज लिमिट करे, और मैं एज ए पेरेंट अपने बच्चों की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसको लेकर मैं सजग रहूं, मोर देन 2 आवर्स वो ना बिताए, वो रियल वर्ल्ड में जाए, सोशल स्किल सीखे, उठना बैठना सीखे, और जो समाज के जो बेहतर प्रतिष्ठित लोग हैं वो उनके बारे में वो उनसे प्रेरणा लेगा तो सही रास्ते पर जाएगा। और अगर वो वर्चुअल वर्ल्ड में जाएगा, सोशल मीडिया में जाएगा, व्यूज में जाएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब में जाएगा, तो उस बच्चे का, उस यूथ का भटकना तय है। तो आप कैसे देखते हैं नई जनरेशन? आप फौज में भी हैं, आपका बड़ा अनुभव है, को क्या उस अनुभव को कैसे आप देखते हैं, कैसे साझा करना चाहेंगे कि भाई जो आज की जनरेशन है और आपकी जनरेशन है, किस तरीके से आप देखते हैं जो बदलाव आया है नई जनरेशन के अंदर? जो सोशल मीडिया की आपने बात की, हर कोई सोशल मीडिया पे है। हाँ, ये बिल्कुल, इसमें जो हमने एक जो है स्टडी भी किया है कि जनरेशन जेड जो 1996 के बाद के जो बॉर्न बच्चे हैं, उन बच्चों में इम्पेशेंस देखने को ज्यादा मिलती है, तुरंत उनको किसी बात का नतीजा चाहिए, धैर्यवान नहीं है, धैर्यवान नहीं है, जो सहज पके सो मीठा होए उस धारणा को नहीं जो है वो पकड़ पाते हैं। अच्छा, एक अनुभव भी बता रहे थे आप, जब आप थे झारखंड में तैनात थे, एनकाउंटर भी हुआ नक्सलियों के साथ, वो कैसा अनुभव है? क्या मामला था वो? कैसे नक्सलियों के साथ भिड़ गए थे आप? और एम्बुश बता रहे हैं आप लगा था। हाँ, वो एक जो है ये झारखंड में मैं जब पदस्थ था, तैनात था, तब एक अभियान ऐसा लीड करने का मेरे को मौका मिला था जिसमें कि हम लोगों को कोई कुख्यात माओवादी था चंचल दा, जिसको जो अभी तो मारा गया, उस की टीम के साथ हमारा मुठभेड़ हुआ था। उसमें हमें जो है टाइम बाउंड ऑपरेशन था, रातों रात दौड़कर हमें 5 बजे पहुंचना था। तो कौन साल की बात है ये 2023 की। तो हमारी टीम वहां पर समय पर पहुंच भी गई, लेकिन जो एक दूसरी टीम थी जिस कॉर्डन नहीं लगा पाई, उस लिए हमको 2 घंटे तकरीबन वेट करना पड़ा। और वेट करने के बाद जब तक हम आगे अटैक के लिए एडवांस करते तो वो इंफॉर्मेशन जो है उनको, नक्सलवादियों को लग गई और उन्होंने मौके का एम्बुश हमारे ऊपर लगा दिया। और जैसे ही हम एडवांस किए तो उन्होंने ताबड़तोड़ हम पर फायर किया,
लेकिन उस एनकाउंटर को हम लोग अपनी सूझबूझता और जो कर्मठता के साथ जो जवान लड़े, उनकी बहादुरी की वजह से उसको तोड़ पाए। तो नक्सली ढेर भी किए उसमें? उसमें नक्सलियों को चोट लगी, इंजर्ड हुए वो लोग, लेकिन वो बचकर बाहर निकलने में सक्षम रहे। अच्छी बात ये रही कि आप लोग हाँ, हम लोग को कोई सेफ इंजरी सेफ नहीं। रहे। हाँ। अच्छा, जो हमारी बातें हुई हैं इसमें एक क्रक्स कंक्लूजन आप कैसे देखते हैं? क्या समाज को संदेश है इन मुद्दों को लेकर? बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बच्चों का लेकर हो, चाहे सोशल मीडिया को लेकर हो, चाहे वो मैरिजेस को लेकर हो, चाहे लव मैरिज को लेकर हो, पार्टनर चूज करने को, एक कंक्लूजन कैसे देखते हैं आप? आपकी क्या स्टडी है? क्रक्स तो मैं भगवान श्री कृष्ण ने जो क्रक्स दिया है, मैं उसी क्रक्स को दोबारा दोहराऊंगा। जो गीता में उन्होंने कहा है, नास्ते विद्यो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते स्तः। इट मीन्स असत में भाव नहीं होता और अभाव में सत्य नहीं होता। असत मीन्स अनरियलिटी। आज के दिन जो यूथ है वो असत के पीछे भ्रमित है। असत में 8 अपराशक्तियां आती हैं, 5 भूत और मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 के 8 जो अपराशक्तियां हैं, जब तक यूथ इन अपराशक्तियों को समझना, हैंडल करना और आत्मवान होना नहीं सीखेगा, तब तक वो हमेशा गलत निर्णय और डिसीजन मेकिंग उसकी पुअर रहेगी। बिल्कुल, ये प्रवीण कुमार थे जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातें स्पष्ट की और युवाओं के नाम, जनरेशन के नाम एक बड़ा मैसेज दिया। हालांकि जो मुद्दा है बहुत ज्वलंत है और बना रहेगा, और जो पर्सनल चॉइसेस हैं इनको ये मिस्टेक के रूप में देखते हैं, और जिस प्रकार के जो ऑनर किलिंग के नाम पे जो अपराध हो रहे हैं वो समाज में कहीं न कहीं अनएक्सेप्टेबल हैं। तो इन मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी बातें स्पष्ट की। आप भी इन मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।